राजनीति में अक्सर जो सामने दिखता है वो नहीं होता। असली खेल हमेशा पर्दे के पीछे चलता है और जनता को सिर्फ नतीजा देखने को मिलता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बीजेपी ने एक बार फिर ऐसा दांव चला है जिसने पूरे विपक्ष ही नहीं बल्कि अपने ही नेताओं को भी चौंका दिया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जब 4 नामों की चर्चा जोरों पर थी, संतोष गंगवार, आरिफ मोहम्मद खान, ओम माथुर और थावरचंद गहलोत, तो सबको लग रहा था कि इनमें से ही कोई बीजेपी का दांव होगा। लेकिन अचानक बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने रखकर सबको चौंका दिया। ये कदम वैसा ही है जैसा बीजेपी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर किया था, और अब ठीक वैसा ही दांव उपराष्ट्रपति चुनाव में खेला गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ है। पहले ये समझना जरूरी है कि जगदीप धांकर ने अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा क्यों दिया। दरअसल वजह तो ये बताई गई कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उनकी शैली और उनकी बेबाक टिप्पणियां बीजेपी नेतृत्व को परेशान कर रही थी। जगदीप धांकर की छवि शुरू से ही आक्रामक रही। वो सीधे शब्दों में बोलते थे, चाहे न्यायपालिका हो या फिर विपक्ष। लेकिन सत्ता को हमेशा ऐसे लोग चाहिए जो नियंत्रित रहें, मंच पर चाहे शक्ति दिखाएं लेकिन पर्दे के पीछे पूरी तरह नेतृत्व के आदेशों पर चले। धांकर शायद उस भूमिका में फिट नहीं बैठे और यही उनकी कुर्सी जाने की वजह बन गई। अब बात करते हैं नए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की। तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले में 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे राधाकृष्णन बहुत कम उम्र से राजनीति और विचारधारा से जुड़ गए थे। महज 17 साल की उम्र से ही वो आरएसएस से जुड़ गए और फिर वहीं से उनका वैचारिक ढांचा खड़ा हुआ। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू की। जनता पार्टी के दौर में भी उन्होंने काम किया और बाद में भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह जुड़ गए। बीजेपी विपक्ष को तोड़ने और बिखेरने में माहिर है, लेकिन असली नुकसान लोकतंत्र का हो रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए बराबरी का मौका होना चाहिए, लेकिन बीजेपी पहले से तय खेल खेल लेती है। वो जानती है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, तो जल्दी से जल्दी अपना चेहरा सामने कर दो ताकि विपक्ष को सोचने तक का वक्त ना मिले। ये रणनीति भले चुनावी राजनीति में कारगर हो, लेकिन लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करती है। आरएसएस और बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वो अपने चेहरों को साफ सुथरा दिखाते हैं, लेकिन असली मकसद सिर्फ सत्ता पर कब्जा बनाए रखना होता है। राधाकृष्णन का नाम भी उसी रणनीति का हिस्सा है। वो भले ही शांत और गैर विवादित दिखते हों, लेकिन उनका चुनाव ये साबित करता है कि आरएसएस का नेटवर्क अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि संविधान की कुर्सियों तक पहुंच चुका है। अब आप जरा सोचिए, जब मीडिया और राजनीतिक गलियारों में गंगवार, गहलोत और माथुर जैसे पुराने चेहरों की चर्चा हो रही थी, तो बीजेपी ने अचानक राधाकृष्णन को सामने क्यों किया? राधाकृष्णन पर हमला करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उनका राजनीतिक करियर साफ रहा है और उनकी पहचान एक शांत और मेहनती कार्यकर्ता की है। अब विपक्ष की हालत पर नजर डालिए। कांग्रेस चाहेगी कि उसका उम्मीदवार उतरे, लेफ्ट अपने नाम की जिद करेगा और क्षेत्रीय दल अपनी जातिगत या क्षेत्रीय राजनीति जोड़ेंगे। ऐसे में विपक्ष अगर एकजुट नहीं हुआ तो बीजेपी का उम्मीदवार सीधे जीत जाएगा, और अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो भी राधाकृष्णन जैसे चेहरों पर सीधा हमला करना आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर बीजेपी ने विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी ने एक तरफ दक्षिण भारत का कार्ड खेला, दूसरी तरफ साफ सुथरे और गैर विवादित चेहरे को आगे करके विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया। विपक्ष अगर एकजुट नहीं हुआ तो बीजेपी का ये खेल सीधे जीत में बदल जाएगा, और अगर विपक्ष एकजुट हुआ तब भी उसे कड़ी चुनौती झेलनी पड़ेगी। तो राजनीति में चाल वही सफल होती है जो सही समय पर चली जाए। बीजेपी ने फिर दिखा दिया कि उनके पास सिर्फ नेता नहीं बल्कि चालाक रणनीतिकार भी है। विपक्ष अभी सोच ही रहा है कि अगला कदम क्या हो, और बीजेपी ने पहले ही बाजी मार ली। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।